अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 19.1। स्टेटमेंट है A particle called pion lives on the average only about 2.6 into 10 raised to power minus 8 seconds when at rest in the laboratory. It then changes to another form. How long would such a particle live when shooting through the space at 0.95 c? So पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की, लाइफ स्पैन of pion at rest, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? प्रॉपर टाइम के, और एक्सप्रेशन का सिंबल क्या है? टी नॉट, और वैल्यू कितनी है? 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड, और ये लाइफ स्पैन पायोन का है जब वो रेस्ट के ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद ये किसी दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और फिर है हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू स्पेस एट 0.95 c। तो यहां पे हम लिख देते हैं relative speed of the pion as observed from observer at rest. This is v and it is equal to 0.95 c. So fraction of speed of this particle is 0.95 and it is traveling with 95% of speed of light. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की, क्योंकि पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस एट 0.95 c। तो हम यहां पे लिखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ पायोन एज ऑब्जर्व्ड by an observer at rest, that is equal to relative time, और सिंबल है t, और ये हमसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनती है इसके सॉल्यूशन की, और इसमें हमने क्या लिखना है? using the expression of time dilation we have t is equal to t naught over under root 1 minus v square over c square by substituting the given values in above expression we get t is equal to t naught, that is 2.6 into 10 raised to power minus 8 seconds, और डिनोमिनेटर वाली एंटायर टर्म चूंकि अंडर रूट में है तो यहाँ पे अंडर रूट लिखते हैं। 1 माइनस कितनी स्पीड है इस पार्टिकल की? रिलेटिव स्पीड है 0.95 c, इस टर्म का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में है c स्क्वायर। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर लिखा हो a ओवर b
इंडिविजुअली स्क्वायर हो तो हम इसे a/b² लिख सकते हैं। तो इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.95 c डिवाइडेड बाय c होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये c इस c से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.95 स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 0.9025 और t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स ओवर अंडर रूट 0.0975। फर्दर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स ओवर 0.3122 और t इज इक्वल टू 8.327 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू 83.27 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स या फिर 83.27 नैनो सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा यहाँ पे देखिए कि पायोन जो कि लैब में लाइफ स्पैन रखता है तकरीबन 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स, जब वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.95 c से ट्रेवल कर रहा होता है तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ के 8.327 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स हो जाता है। दैट मीन्स उसके लाइफ स्पैन में जो फर्क आता है t माइनस टी नॉट वो कितना होता है 8.327 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स या फिर 8.327 माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स 5.727 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये है इसके लाइफ स्पैन में आने वाला चेंज इन टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, पाइऑन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में जनरेट होता है जब कॉस्मिक रे पार्टिकल्स एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ गैस एटम से टकराते हैं। और लैब में जितना इसका लाइफ स्पैन है और जितना डिस्टेंस है अपर एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस तक, तो ये लाइफ स्पैन इसके तरह ज़्यादा नहीं है कि जिन स्पीड्स के ऊपर ये ट्रैवल करता है उसके ऊपर ये अर्थ सरफेस के ऊपर डिटेक्ट हो पाए। लेकिन ये अर्थ सरफेस के ऊपर डिटेक्ट होता है, इसका मतलब है रिलेटिव मोशन की वजह से इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है और इसका लाइफ स्पैन इसके अंदर ज़्यादा है कि ये लार्ज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड अपर एटमॉस्फेयर को कवर करता हुआ ज़मीन के ऊपर डिटेक्ट होता है। ज़मीन की सरफेस पे डिटेक्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं। अब कितने गुना ये टाइम इंक्रीज हुआ ये किस तरह से निकाला जाता है, t/t0 के जरिए से आप 8.327 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स को डिवाइड कर लीजिए 2.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड से, यह टर्म्स तो कट जाएंगी और आंसर कितना आएगा 3.2 के करीब। तो इसका मतलब है कि जो टाइम ऑफ लाइफ है, ये लाइफ स्पैन है पाइऑन का, वो 3 गुना इंक्रीज कर गया है जब ये रिलेटिव स्पीड से मूव किया है। और अगेन ये बता दूं कि ये जो इंक्रीज लाइफ स्पैन है ये वो ऑब्जर्वर फील करेगा जो कि रेस्ट पे है। पाइऑन के अपने लिए कोई चेंज इन टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तमाम फैक्टर्स जो टाइम को डिफाइन करते हैं पाइऑन के लिए वो डायलेट कर चुके हैं और पाइऑन इटसेल्फ वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि क्या चेंज आया है। वो चेंज सिर्फ वो ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा जो खुद रेस्ट के ऊपर मौजूद है, जैसे कि अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब जरा हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब कर लेते हैं रिजल्ट की हेडिंग के अंडर। The normal lifespan at rest for pion that is equal to 26 nanoseconds या फिर 2.6 इंटू 10⁻⁻8 seconds
will be increased to 8.3 into 10 raised to power minus 8 seconds almost when it will be traveling at a relative speed of 0.95 c with respect to an observer at rest। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है ये टाइम डायलेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम है 19.2। पूछा गया है What is the mass of a 70 kilogram man in a space rocket traveling at 0.8 c from us as measured from Earth। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी चेंज आता है वो ऑब्जर्वर एट रेस्ट के लिए ही आता है। इट सेल्फ जो मैन ट्रैवलिंग कर रहा है स्पेसशिप में उसको अपना मैस इंक्रीज फील नहीं होगा। सो हम यहाँ पे गिवन डेटा की हेडिंग लिखते हैं और इसके अंदर हमने डिस्क्राइब करना है rest mass of the man is equal to m naught is equal to 70 kilogram and relative speed of the rocket in which the man is traveling with respect to an observer at rest, that is on Earth, is equal to v is equal to 0.8 c। तो ये रॉकेट 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। जाहिर बात है ये हाइपोथेटिकल यहाँ पे बात की गई है। एक्चुअली अभी तक कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जो इसके अंदर हाई स्पीड से ट्रेवल कर सके। तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है इंक्रीज्ड relative mass of the man is equal to m is equal to question mark। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ mass variation we have m is equal to m naught over under root 1 minus v square over c square। ये इक्वेशन में अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग the given values in above expression we get m is equal to m नॉट कितना है 70 किलोग्राम और डिनोमिनेटर में हमने क्या पुट करना है 1 माइनस वी की जगह पे 0.8 c इस टर्म का स्क्वायर है और हमने इसको c स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। हम ये बात जानते हैं कि जब ए बी की होल पावर n लिखी हो तो हम इसे a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n सेपरेटली लिख सकते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि एडिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर a प्लस b की पावर n है तो आप an प्लस bn नहीं लिख सकते। सो रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 minus 0.8 square and
सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर 1 माइनस 0.8 स्क्वायर, जहाँ पे डिनोमिनेटर का होल अंडर रूट b है। अब हम ये बात जानते हैं कि 8 8s आर कितना होता है, वो होता है 64। तो 0.8 इंटू 0.8 जार क्या होगा, 2 डेसिमल पॉइंट पीछे ले आइए, 0.64, एक डेसिमल इसके लिए, एक डेसिमल प्लेस इसके लिए। तो रिलेशन बन रहा है m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर 1 माइनस 0.64 अंडर रूट। हम ये बात जानते हैं कि 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 36 आता है। तो अगर 1.00 में से 0.64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.36 आंसर होगा। इस वजह से ये रिलेशन बन जाता है m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर अंडर रूट 0.36। और हम ये बात भी जानते हैं कि 0.36 को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻²। सो रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर अंडर रूट 36 इंटू 10⁻⁻²। अब हम ये बात जानते हैं कि ए बी होल अंडर रूट लिखा हो तो हम अंडर रूट ए अंडर रूट बी सेपरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर अंडर रूट 36 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 10⁻⁻²। अब हम ये बात भी जानते हैं कि ये जो रेडिकल फॉर्म है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस वजह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 70 किलोग्राम ओवर 36 रेज टू पावर 1/2 एंड 10⁻⁻² होल पावर 1/2। सो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर 6 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2। तो भाई यहाँ पे 36 का अंडर रूट 6 होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है, और यहाँ पे मौजूद है 10⁻⁻² जो कि होल पावर 1/2 से भी मल्टीप्लाई होना है। तो रिलेशन बन रहा है 70 किलोग्राम ओवर 6 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 एंड 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये टर्म्स इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम ओवर 6 रेज टू पावर 1 एंड 10⁻⁻1। अब जो टर्म डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ आती है, न्यूमरेटर में जाके वो टर्म प्लस पावर के साथ लिखी जाती है इस तरह से। तो इससे रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 700 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 6। आप कैंसिलेशन कीजिए सबसे पहले 2 से, तो क्या बन जाएगा 350 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3। अब आप डिवाइड कर लीजिए इस पूरे टर्म को 3 से, तो रिलेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 116.666 किलोग्राम, या फिर ये मैस होगा 116.7 किलोग्राम अगर हम एक डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट मैस इस पर्सन का 70 किलोग्राम था, जो कि 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने पे इंक्रीज होके कितना हो गया 116.7 किलोग्राम के इक्वल आ गया। और ये जो चेंज इन मैस है ये किसके इक्वल है, ये m माइनस m नॉट के इक्वल है, और इसकी वैल्यू 116.7 किलोग्राम माइनस 70 किलोग्राम के इक्वल आती है, और फर्दर ये वैल्यू 46.7 किलोग्राम के इक्वल आती है। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी इस मैस इंक्रीमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो इस एक्सप्रेशन से निकलेगी। दैट मीन्स 46.7 किलोग्राम को हमने 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू 46.7 किलोग्राम इंटू 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आएगी, और फर्दर ये एक्सप्रेशन 420 इंटू 10⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन F.D होता है, इस वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है, और फर्दर F इज इक्वल टू MA होता है, इस वजह से न्यूटन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इस वजह से जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ 1 मीटर मौजूद होता है, तो जूल बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, या फिर केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2 के, जो कि यहाँ पे टर्म लिखी हुई है। तो ये टर्म जूल में कन्वर्ट की जा सकती है। दैट मीन्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 420 इंटू 10⁻16 जूल्स के इक्वल, या फिर 4.20 इंटू 10⁻18 जूल्स के इक्वल। मतलब क्या हुआ कि रॉकेट पे जितना वर्क किया है उसके इंजन ने, वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के तौर पे अपेयर हो रहा है और साथ साथ मैस एनर्जी के तौर पे भी अपेयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ वर्क किया गया है तो उसमें से एक पार्ट जो है वो मैस एनर्जी बढ़ा रहा है और बाकी जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्सन इंक्रीज करवा रहा है। तो ये इसके बारे में डिस्कशन थी, लेकिन इनिशियली हमसे जो पूछा गया है वो सिर्फ ये इंक्रीज्ड मैस ही पूछा गया है। तो हम इस बात को डिस्क्राइब कर देते हैं रिजल्ट की हेडिंग के अंडर। द इंक्रीज्ड mass will be 116.7 kilogram for a man whose rest mass is 70 kilogram when he is traveling with a relative speed of 0.8 c with respect to an observer at rest on the earth. Dear students, remaining exercise numerical problems हम next lecture में continue करेंगे. So until then, Allah Hafiz.